अगर बंटवारा न हुआ होता तो ये सब मारकाट और खून खराबा न हुआ होता। लोगों ने अपने घर परिवार न गंवाए होते, माँ बाप क्यों हैरान परेशान होते। हम सब एक भारी गुनाह के शिकार हैं। हम अपनी हर अजीज चीज से हाथ धो बैठे हैं। बंटवारे ने हमें तबाह कर दिया। मलेरकोटला पर एक नजर डालने से ही ये बात साफ हो जाती है कि इस जगह की ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। सन 1947 में पंजाब के बंटवारे के दौरान हुए खून खराबे और पाकिस्तान बनने के बाद भी भारत के पंजाब में ऐसे गांव का होना बहुत ही अचरज की बात है। इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि सन 1947 के दहशत और दंगों के माहौल में भी मलेरकोटला खून खराबे से बचा रहा था। कि वहां पर किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी सिख का नुकसान नहीं है। हालांकि हमारे बॉर्डर के साथ साथ रोज कत्ल होते थे, लोग इधर से उधर आते थे, मारे जाते थे। नहर जिस दिन सूख हुई होती थी, काफिले नहर से गुजरते थे, उनको पता लग जाता था। लेकिन शहर मलेरकोटला स्टेट के अंदर एक भी वाक़ा नहीं हुआ जिसको हम कह सकें कि साहब एक वाक़ा हुआ। आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया डिस्कवरी चैनल पर। बाबा सदरुद्दीन एक अफगान थे जिन्हें सूफी धर्म में विश्वास था और जो सन 1467 में अफगानिस्तान के शेरवानी कस्बे से पंजाब आए थे। उन्होंने सुल्तान बहलोल लोदी की बेटी से ब्याह किया और पंजाब के सरहंद जिले में एक छोटी सी जमीन उन्हें दहेज में मिली थी। ये मलेरकोटला का शहर सुल्तान बहलोल लोदी की बेटी के दहेज में आया था। जो हमारी बुजुर्ग दादी हैं, उनके दहेज में आया है। मुगल सल्तनत सिख धर्म के फैलने से परेशान थी और उन्हें रोकने के सभी प्रयास असफल हो रहे थे, खासकर उस समय जब सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन सब बातों के बाद भी मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को सरहद में सुनाई गई फांसी की सजा का जोरदार विरोध किया था। नवाब शेर मोहम्मद खान ने सिखों के खिलाफ मुगलों की हर लड़ाई में हिस्सा लिया। वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को बंदी बना लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि बेटों को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह खुद को मुगलों के सुपुर्द कर देंगे। लेकिन जब उसने उन दोनों बच्चों को फांसी देने का हुक्म दिया तो नवाब शेर मोहम्मद खान ने इस फैसले की मुखालफत की और इस कदम की जोरदार निंदा की। उसने बुलंद आवाज में कहा कि मुसलमानों की शरीयत के खिलाफ है। अगर बदला लेना है तो गुरु गोविंद सिंह साहब से बदला लिया जाए। सिख साहिबान हर साल फतेहगढ़ साहब में जोड़ मेल के मौका पर नवाब शेर मोहम्मद खान की याद ताज़ा करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया डिस्कवरी चैनल पर। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। जब भारत आजाद हुआ तब मलेरकोटला की मुस्लिम रियासत ने भारत में विलय का निर्णय लिया था। अब एक बड़ी समस्या लोगों के सामने थी। देश का विभाजन हो चुका था, दहशत का माहौल था। पंजाब में दंगों का असर सबसे ज्यादा था। सभी ओर आग भड़क रही थी। सिर्फ मलेरकोटला बचा हुआ था। सभी धर्मों के मानने वालों के लिए ये शहर एक सुरक्षित ठिकाना था। पंजाब के बंटवारे के समय जो लोग यहाँ रहते थे वे मानते हैं कि ये एक आश्चर्य से कम नहीं था। रोज सुबह के वक्त तक लोग, कुछ जख्मी, कुछ लड़कियों को बच्चे सुबह पहुंच जाते थे। उनको अस्पताल दाखिल कर दिया जाता था और बाकी कैंप में दाग हो जाती। गांव के अंदर जिम्मेदारों ने, जिनके पास अपने घर से अलावा कोई गड्ढा रखने के लिए, कोई गाड़ी रखने के लिए, कोई कार रखने के लिए जगह थी, वो भी सब मुसलमान भाइयों को दे दी थी। यानी किसी किस्म की उनको तकलीफ किसी गांव में नहीं हुई। यहाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। तो कैंप लगे
और 4-5 लाख आदमी आए यहाँ। जब मलेरकोटला की सरहदों के बाहर हिंसा भड़क रही थी, तब यहाँ के कई नेक लोग मुसलमानों को पूरी सुरक्षा से सरहद पार पाकिस्तान पहुंचाने के काम में लगे थे। सरहद पर चारों ओर हिंसा और दहशत का माहौल था, पर जब हम शरणार्थियों को सरहद पार पहुंचाने जाते थे, तब भी मलेरकोटला में हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई। पूर्वी पंजाब में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे। पटियाला और नाभा भी इससे बचे नहीं थे। उधर पश्चिमी पंजाब में सिखों और हिंदुओं का भी वही हाल था। बहुत लाशें वहां पड़ी हुई थीं। आप ही सोचिए, 30,000 लोग मारे गए। ढेरों के ढेर लगे थे। मैं लाशों के अंदर जा छुपा। मेरे ऊपर लाशें थीं और मैं लाशों के नीचे। फिर जब इतना कत्लेआम हो चुका, तो फिर आसपास के गांव के लूटपाट करने वाले लोग सामान बटोरने लगे। उन्होंने देखा जो जिंदा था उसको बर्छा घोंप कर मारने लगे। चोटें तो मुझे भी बहुत लगी, पर मैं लाशों के बीच मुर्दे की तरह बगैर हिले डुले पड़ा रहा। बचना जो था। फिर रात को मैं इधर मलेरकोटला से इस ओर आ गया और मेरी जान बच गई। आज 85 साल के होने पर भी वे अपना रास्ता भूले नहीं हैं। जैसे ही नाज़िर खां को यकीन हुआ कि हमलावर जा चुके हैं, वो अपनी लाशों के ढेर की बनी छिपने की जगह से बाहर आ गए। वे खुद भी बुरी तरह से घायल थे। उनके सामने बचने का एक ही तरीका था कि वो मलेरकोटला तक पहुंच जाएं। क्या नफा क्या नुकसान, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हुआ। हमारे माँ बाप भाई बहन भतीजे कोई न रहे। घर भी गया, उजड़ गए हम सब। इस धरती पर एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसने हमें कहीं का न छोड़ा। इधर मलेरकोटला में आकर शरण मिली। बस बाकी जितने दिन हैं यही काट लेंगे। आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया डिस्कवरी चैनल पर। हमारे शहर में सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख भाई आपस में प्यार और भाईचारे से रहते हैं। यही बात तो इसे सभी शहरों से ज्यादा प्यारा और अनूठा बनाती है। ये शहर भाईचारे की भावना का सच्चा उदाहरण है। यही आकर्षण है जो लोगों को यहाँ खींच लाता है। ये खास बात है मलेरकोटला की। यहाँ पर कोई किसी से नफरत नहीं करता। भारत स्थित पंजाब में मलेरकोटला शायद एक अकेली ही जगह है जहाँ करीबन 200 मस्जिदें हैं जिनमें नमाज पढ़ी जाती है, जहाँ की 65% आबादी मुसलमान हैं। बाकी के लोग या तो सिख हैं या फिर हिंदू। यहाँ के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे आज के भारत में सभी धर्मों की स्वतंत्रता की एक जीती जागती निशानी है। पाकिस्तान तो हम तब जाते अगर वहाँ से हमें उम्मीद की कोई किरण दिखती कि वहाँ हमें अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा। हमें यहाँ सरकार ने जायदाद के बदले जायदाद दे दी। समाचार पत्र में सरकार ने छपवाया कि किसी भी गांव में या कस्बे में अगर कोई हिंदुस्तान का मुसलमान रहता है तो वापस आकर सरकार को दरखास्त करो तो उनकी जायदाद और मकान उनको वापस कर दिया जाएगा। हम पटियाला गए, वहाँ पर हमने दरखास्त की और हमें हमारी जायदाद वापस मिल गई। हमें पाकिस्तान में जाके क्या लेना है, यही हमारी धरती है।